नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथमेटिक्स बाय एस ठाकुर में। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है रीऑर्डरिंग। तो नाम से ही जैसे पता चल रहा है, रीऑर्डरिंग मतलब एक ऑर्डर में चीज़ों को रखना, उसे क्या बोलते हैं? रीऑर्डरिंग। जैसे हमने पूछा रीअरेंज, तो मतलब उनको एक क्रम से अरेंज करना। उसी तरह होता है रीऑर्डरिंग, एक ऑर्डर में रखना। किसको रखना? हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड को, इनको क्रम से रखना है। इसका एक और नाम है सेंटेंस अरेंजमेंट, या बोलते हैं रीअरेंज द सेंटेंस। अब वो सेंटेंस इसलिए नहीं बोलते इसमें क्योंकि हमें सेंटेंस को नहीं, वर्डों को एक रेंज में लिखना होता है, वर्ड्स को एक क्रम से लिखना होता है। तो वर्ड को क्रम में कैसे लिखेंगे ये देखते हैं। तो ये पता होना चाहिए साधारण वाक्य का नियम क्या होता है, निगेटिव सेंटेंस का नियम क्या होता है, नकारात्मक वाक्यों का। फिर इसके बाद जो इंट्रोगेटिव होते हैं वो बहुत कम आते हैं, लेकिन नियम तो पता होना चाहिए। फिर इसके बाद जो मैक्सिमम आते हैं वो क्या होते हैं? साधारण वाक्य। और फिर इसके बाद इंपरेटिव सेंटेंस। तो सबके नियम देखिए, देखते हैं। अगर साधारण वाक्य हुआ और हेल्पिंग वर्ब होगी, दो टेंस होते हैं जिन पे हेल्पिंग वर्ब नहीं होती साधारण वाक्य में, प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर पास्ट इंडेफिनिट। तो देखिए, अगर हेल्पिंग वर्ब है सेंटेंस में तो उसका स्ट्रक्चर ये होगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे दोस्तों? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। लिख मैंने पहले से रखा था जिससे आपका टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो। अगर वाक्य में निगेटिव हुआ तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लिख देंगे, नेवर हुआ तो नेवर लिख देंगे। अगर कोई वाक्य नन बट से शुरू हुआ, नन बट वाले तो तुम्हारे में आएंगे नहीं, तो नन बट शुरुआत में लिखते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अगर ये वाक्य साधारण है और उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो दो ही चांस होंगे, सब्जेक्ट के बाद सीधा मेन वर्ब लिखनी है, हेल्पिंग वर्ब नहीं। मेन वर्ब में यस या यस होगा या फिर सेकंड फॉर्म होगी। कभी कभी नहीं भी होता है कि यस या यस सेकंड फॉर्म दोनों ना हो, तो वो वाक्य का जो सब्जेक्ट होगा वो प्लूरल होगा, बहुवचन वाला। जैसे आई हुआ तो आई के साथ यस या यस, आई यू वी दे, आई यू वी दे, इनके साथ कभी भी यस या यस का प्रयोग नहीं होता क्योंकि ये बहुवचन माने जाते हैं। फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो ये भी हो सकता और सब्जेक्ट भी नहीं है, ना तो हेल्पिंग वर्ब है ना ही सब्जेक्ट है, तो फिर वो सेंटेंस मेन वर्ब से चालू होगा। सबसे पहले मेन वर्ब लिखी जाएगी। मेन वर्ब कैसे पता चलते हैं? अगर उसका हिंदी अर्थ निकालें और ना आ जाए लास्ट में तो वो मेन वर्ब होती है। खाना पीना, जाना, खेलना, बैठना, कूदना, लिखना, पढ़ना, ये सब क्या है? मेन वर्ब। तो मेन वर्ब का सबसे अच्छी पहचान है उसका हिंदी अर्थ निकालो, अगर लास्ट में ना आ जाए तो वो मेन वर्ब है। तो अगर ऐसा हुआ कि ना तो उसमें सब्जेक्ट है और ना ही क्या है उसमें हेल्पिंग वर्ब, तो सबसे पहले मेन वर्ब लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे प्लस अदर वर्ड जो भी बचा हो। अगर वाक्य में प्लीज है तो सबसे पहले प्लीज से शुरुआत करेंगे। अगर वाक्य में डू नॉट या डोंट लिखा हुआ है तो डू नॉट या डोंट से शुरुआत करेंगे। अगर ये दोनों है, प्लीज भी है, डू नॉट भी है या डोंट है, तो पहले प्लीज लिखेंगे फिर डू नॉट या डोंट, प्लीज फिर डू नॉट या डोंट। तो स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे क्या करना है। अब मैं कुछ सेंटेंस लिखता हूं, फिर उनकी धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे। काफ़ी सेंटेंस की प्रैक्टिस कर लेंगे और जो लगेगा कि एक्सरसाइज अभी और सेंटेंस करवाने हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप टेलीग्राम पे जाकर उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, कुछ सेंटेंस मैंने लिख लिए, 4 सेंटेंस। इनको बनाते हैं, इनको क्रम में रखते हैं। तो सबसे पहले बताया था, ये जानने का प्रयास कीजिए कि ये सेंटेंस कौन सा है। तो इसमें क्वेश्चन मार्क कहीं नहीं लगा हुआ है, तो इससे ये तो पता चल गया ये इंट्रोगेटिव नहीं। पहला सेंटेंस पर फोकस करते हैं। देखिए लिखा, कैट अपॉन द जंप टेबल द। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट ढूंढेंगे। क्या ढूंढेंगे? सब्जेक्ट। अपॉन ये सब्जेक्ट हो नहीं सकता, ये क्या है?
अपॉन जो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इनमें से देखेंगे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन। तो ये प्रीपोजिशन है। क्या है? प्रीपोजिशन। द ये किसी के साथ लगता है। जंप्ड मेन वर्ब है। टेबल नाउन है। द क्या होता है? एक आर्टिकल है। तो यहां सबसे पहले क्या जानेंगे? कैट अपॉन द जंप टेबल द। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? द कैट। सब्जेक्ट मिल गया द कैट। अब सब्जेक्ट के बाद क्या लिखते थे? हेल्पिंग वर्ब। तो इसमें कहीं पर भी इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो जब हेल्पिंग वर्ब नहीं हो तो दो तरह के सेंटेंस हो सकते हैं, या तो यस या यस लगा होगा, या फिर उसमें क्या होगा? सेकेंड फॉर्म। तो यहां देखिए सेकेंड फॉर्म लिखा है क्या? जंप्ड। तो द कैट जंप्ड। फिर इसके बाद इस सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम क्या करते थे? या तो हम कंजंक्शन का यूज करेंगे या प्रीपोजिशन का। तो यहां पर प्रीपोजिशन देखिए क्या लिखी है? अपॉन। तो द कैट जंप्ड अपॉन। अब इसके बाद क्या बचा? देखिए यहां द बचा है और क्या बचा है? टेबल। तो यहां लिख देंगे द टेबल। तो पूरा वाक्य बन गया द कैट जंप्ड अपॉन द टेबल। बिल्ली ने मेज पर छलांग लगाई। नेक्स्ट है रीड्स ए ही डेली मैगजीन। तो सबसे पहले काम क्या है? इसमें क्या ढूंढेंगे? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट देखिए क्या लिखा हुआ है यहां पे? ही। और इसके अलावा तो सब्जेक्ट है नहीं, तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट ढूंढ लिया ही। सब्जेक्ट के बाद होती है हेल्पिंग वर्ब। क्या पूरे सेंटेंस में आपको हेल्पिंग वर्ब कहीं दिख रही है? कहीं इज, एम, आर, वाज, वेयर ऐसा कुछ दिख रहा है? तो आप बोलेंगे नहीं। तो जब हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो मेन वर्ब होगी, और मेन वर्ब में यस या यस होगा या फिर सेकेंड फॉर्म होगा। तो देखिए आप बोलेंगे सर जी यहां सेकेंड फॉर्म तो नहीं है, लेकिन यस या यस वाला जरूर है। तो सबसे पहले क्या लिख देंगे? रीड्स। तो ही रीड्स, वह पढ़ता है। क्या पढ़ता है? अ मैगजीन, ए मैगजीन। तो ही रीड्स अ मैगजीन, और फिर क्या लिख देंगे? डेली। तो ही रीड्स अ मैगजीन डेली। अगला है वाज बॉर्न आई वेयर द प्लेस इज दिस। तो इसमें सब्जेक्ट तो दो दिख रहे हैं, एक आई और एक दिस। अब जो सबसे मेन वो है, वो इसमें ट्विस्ट ये है कि यहां पर वेयर लिखा है। तो वेयर का यूज तो वेयर माने कहां होता है? तो वो तो क्वेश्चन मार्क वाला हो गया। तो आप बोलेंगे ये तो इंट्रोगेटिव है, तो वेयर को सबसे पहले लिखें। लेकिन आप इसमें देखिए कहीं पर भी क्वेश्चन मार्क नहीं लगा है। अगर ये क्वेश्चन मार्क लगाए होता तब हम वेयर को पहले लिखते। फिर इस वेयर का क्या करेंगे? तो आपने अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ा हो तो याद होगा आपको, जब क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस होते थे तो वहां पर हम इसको कंजंक्शन के रूप में प्रयोग करते थे। जो भी क्वेश्चन वर्ड होता था उसको हम क्या बना देते थे? कंजंक्शन। तो ये वही है। तो यहां पर इस सब्जेक्ट को ना लेकर सबसे पहले क्या लेंगे? दिस। तो क्या लिखेंगे? दिस इज द प्लेस। दिस इज द प्लेस। सॉरी, यहां पर इज नहीं लिखा। दिस इज द प्लेस, यह वही स्थान है। दिस इज द प्लेस, द लग गया तो निश्चित हो गया यह वही प्लेस है। वेयर, जहां। अब यह वेयर का अर्थ कहां नहीं होगा, क्या होगा? जहां। वेयर, जहां। आई वॉज बॉर्न, आई वॉज बॉर्न, जहां मेरा जन्म हुआ था। दिस इज द प्लेस, यह वही स्थान है। वेयर आई वॉज बॉर्न, जहां मेरा जन्म हुआ था। अगला है राहुल नॉट डिड हार्ड वर्क ही फेल्ड सो। इसमें भी देखिए दो सब्जेक्ट हैं, एक राहुल है एक ही है। अब राहुल को पहले लाएं कि ही को? तो देखिए ये ध्यान रखा करिए कि जो प्रोनाउन यूज होता है वो नाउन की ही जगह यूज होता है। तो पहले जो सब्जेक्ट होना चाहिए वो नाउन वाला होना चाहिए, बाद में प्रोनाउन वाला। तो ये याद रखना हमेशा कि राहुल पहले होगा, ही बाद में होगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या लिख देंगे? राहुल। राहुल के बाद फिर क्या लिखेंगे? डिड नॉट। हेल्पिंग वर्ब क्या है? डिड, और फिर क्या लगा देंगे? नॉट। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट। तो राहुल डिड नॉट। अब हार्ड वर्क लिखें कि वर्क हार्ड? तो देखिए यहां वर्ब की तरह प्रयोग करना है, तो वर्ब की तरह प्रयोग करना है तो वर्क हार्ड होगा।
अगर इसे सब्जेक्ट की तरह प्रयोग करना होता तो हार्ड वर्क लिखते हैं, लेकिन यहां पर हमें मेन वर्ब की जगह प्रयोग करना है तो वर्क हार्ड लिखेंगे। तो राहुल डिड नॉट वर्क हार्ड, राहुल ने कठिन परिश्रम नहीं किया। सो जोड़ने के लिए क्या लगाएंगे? सो, इसलिए ही फेल्ड, वह फेल हो गया। राहुल ने कठिन परिश्रम नहीं किया, इसलिए वह क्या हो गया? फेल। देखिए पांचवा सेंटेंस क्या है? इन इवनिंग प्ले फुटबॉल वी और द। तो सबसे पहले क्या ढूंढेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है यहां पर? आप बोलेंगे वी है सर जी। सब्जेक्ट या तो नाउन होता है या तो प्रोनाउन होता है, तो ये तो प्रोनाउन है। प्रोनाउन क्या है? वी। तो वी लिख दिया। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब ढूंढेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें देखिए इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, ऐसा कुछ है, तो आप बोलेंगे नहीं है। तो फिर ढूंढिए सेकेंड फॉर्म या फिर यस या यस। तो ना तो सेकेंड फॉर्म है ना यस या यस है। तो देखिए वी अभी बोला था आई, वी, यू, दे बहुवचन होते हैं, इनके साथ यस या यस नहीं लिखता, तो मेन वर्ब बस क्या लिख देंगे? प्ले। तो वी प्ले, हम खेलते हैं। बोलेंगे कि द लिख दीजिए सर जी, फुटबॉल के पहले। हम क्या खेलते हैं? तो फुटबॉल खेलते हैं। तो द फुटबॉल नहीं होगा, सिर्फ फुटबॉल होगा। रीजन इसका सुन लीजिए क्यों ऐसा होगा। क्योंकि ये जो फुटबॉल लिखा है ये एक गेम है, और किसी भी गेम के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं करते। तो वी प्ले फुटबॉल। अब बचा क्या? इन इवनिंग और द, तो क्या लिख देंगे? इन द इवनिंग। वी प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग। अगला है रेगुलर कीप्स एक्सरसाइज फिट अस। तो सबसे पहले लिखेंगे क्या? रेगुलर एक्सरसाइज। रेगुलर एक्सरसाइज, प्रतिदिन व्यायाम। अब मेन वर्ब क्या है? कीप्स, रखती है। रेगुलर एक्सरसाइज प्रतिदिन व्यायाम, कीप्स रखती रखता है। कीप्स अस फिट, हमें फिट रखता है। प्रतिदिन व्यायाम हमें फिट रखता है। रेगुलर एक्सरसाइज कीप्स अस फिट। इसमें एक और वाक्य आता है, रेगुलर फिजिकल कीप्स एक्सरसाइज फिट अस। तब वहां बोलेंगे रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज। क्या बोलेंगे? रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज कीप्स अस फिट। प्रतिदिन शारीरिक व्यायाम हमें फिट रखता है। अब ये देखिए थोड़ा से, अब यहां से थोड़ा लेबल ठीक आएगा, बड़े होंगे थोड़ा पहचानने में होगी। ये भी याद रखना है इसमें कि आर्टिकल या एडजेक्टिव का प्रयोग हमेशा नाउन या प्रोनाउन के कहां होगा? पहले होगा। जैसे यहां लिखा है गौतम प्रिंस मैरिड वाज यशोधरा प्रिंसेस टू ब्यूटीफुल। तो अब गौतम प्रिंस एक सब्जेक्ट, यशोधरा प्रिंसेस। अब इनमें सब्जेक्ट किसको बना लेते हैं? गौतम प्रिंस। तो गौतम प्रिंस नहीं होता, गौतम क्या थे? प्रिंस, राजकुमार। तो राजकुमार इनकी क्या है? विशेषता है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? प्रिंस। प्रिंस गौतम, प्रिंस गौतम, राजकुमार गौतम। अब हेल्पिंग वर्ब क्या है? वाज। मेन वर्ब शादी करना, तो क्या है? मैरिड। तो गौतम प्रिंस वाज मैरिड। अब इसके बाद क्या लिखेंगे? टू। जोड़ने का काम किसका? रिलेट करवाने का काम किसका? या तो वहां पर कहीं पर या तो कंजंक्शन होगा, अगर कंजंक्शन नहीं है तो प्रीपोजिशन होगा। तो प्रिंस गौतम वाज मैरिड टू। अब इसकी विशेषता क्या थी? एक तो ब्यूटीफुल है, दूसरा क्या थी? प्रिंसेस। तो पहले लिखेंगे ब्यूटीफुल और फिर इसके बाद लिखेंगे प्रिंसेस। तो प्रिंस गौतम वाज मैरिड टू ब्यूटीफुल प्रिंसेस। अब क्या बचा यहां पर? यशोधरा। यशोधरा। तो प्रिंस गौतम वाज मैरिड टू ब्यूटीफुल प्रिंसेस यशोधरा। इसके बाद लिखा है दे ग्रेट रिस्पेक्ट डियर शुड फॉर एल्डर्स हैव। तो यहां पर सब्जेक्ट क्या है? दे। सब्जेक्ट क्या है यहां पर? दे। अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, तो आप बोलेंगे यहां पर सर जी दो हैं, शुड भी है और हैव भी है, तो दोनों एक साथ लिखेंगे। दे शुड हैव। क्या लिखेंगे? दे शुड हैव। दे शुड हैव। अब क्या है? ग्रेट रिस्पेक्ट। दे शुड हैव ग्रेट रिस्पेक्ट।
दे शुड हैव ग्रेट रिस्पेक्ट। अब क्या बचा, फॉर दियर एल्डर्स, किसके लिए, फॉर दियर एल्डर्स। तो पूरा वाक्य क्या हो गया, दे शुड हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर दियर एल्डर्स। अगला नंबर देखिए, लिखा है 9वां, स्टैंड्स बैंक द ऑन ऑफ ताजमहल द आगरा इन यमुना। तो सबसे पहले इसमें ढूंढेंगे क्या, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट देखिए आपको क्या दिख रहा है, ताजमहल। और ताजमहल एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, तो इसके पहले क्या लगा देंगे, द ताजमहल, द ताजमहल। फिर इसके बाद क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कहीं नहीं है, लेकिन ये देखिए कुछ मेन वर्ब में यस या ईएस है, तो क्या बोलेंगे, स्टैंड्स द ताजमहल स्टैंड, ताजमहल स्थित कहां, द ताजमहल स्टैंड्स ऑन द बैंक ऑफ यमुना। कहां स्थित है, ऑन द बैंक ऑफ यमुना, यमुना नदी के किनारे। द ताजमहल स्टैंड्स ऑन द बैंक ऑफ यमुना। अब क्या बचा, आगरा और इन, तो क्या लिख देंगे, इन आगरा। ताजमहल आगरा में यमुना नदी के किनारे स्थित या खड़ा है। तो द ताजमहल स्टैंड्स ऑन द बैंक ऑफ यमुना इन आगरा। अब इसमें लिखा माई टॉट स्विमिंग मी फादर। तो पता है फादर सब्जेक्ट है, इसके पहले अगर कुछ लग रहा है तो उसको लगाएंगे, क्या लग रहा है, माई फादर। तो माई फादर। अब इसमें कहीं पर भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो सेकेंड फॉर्म है क्या, टॉट। टीच के सेकेंड फॉर्म क्या होती है, टॉट। तो माई फादर टॉट, मेरे पिताजी ने सिखाया, मी मुझे, स्विमिंग तैरना। तो माई फादर टॉट मी स्विमिंग। सी इन द रिवर एंजॉय स्विमिंग। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, तो क्या बोलेंगे आप, सी। सबसे पहले क्या लिख देंगे, सी। फिर इसमें देखिए यस या यस वाला है, तो क्या लिख देंगे, सी एंजॉयज स्विमिंग। वो तैरने का आनंद ले रही थी, कहां पर, तो बोलेंगे आप इन द रिवर, इन द रिवर। तो सी एंजॉय स्विमिंग इन द रिवर, सी एंजॉय स्विमिंग इन द रिवर। मी गिव इट टू समथिंग प्लीज। ये स्पेशल केस आपको लिखवाया था कि जहां कहीं प्लीज दिख जाए सबसे पहले लिखना है। तो सबसे पहले क्या लिख देंगे, प्लीज, कृपया। अब इसके बाद वर्ब, तो गिव, प्लीज गिव। ऑब्जेक्ट मी, प्लीज गिव मी ईट, कृपया मुझे कुछ खाने के लिए दे, समथिंग टू ईट। प्लीज गिव मी, समथिंग भी है इसमें, तो यहां पर पहले लिख देंगे समथिंग, फिर टू और फिर ईट। तो प्लीज गिव मी समथिंग टू ईट। जब किसी वाक्य में दो या दो से ज्यादा वर्ब हो तो एक इन्फिनिटिव या जीरेंड से बनेगी। जैसे यहां हमने गिव प्रयोग कर लिया, अगली वर्ब ईट थी, तो इसके पहले देखिए क्या लगा, टू। अगर किसी वर्ब के पहले टू लगा देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, इन्फिनिटिव। अगर यहां पर और दूसरा लिखना चाहें तो ये टू हटा देंगे और इसकी जगह ईटिंग भी लिख सकते हैं। तो इन बातों का भी ध्यान रखना है थोड़ा। देखिए अगला नंबर, द मॉर्निंग गुड टू अर्ली इट इज गेट अप इन। तो सबसे पहला काम क्या है, सब्जेक्ट ढूंढना। सब्जेक्ट क्या है इसमें, तो आप बोलेंगे इट है, तो सबसे पहले क्या लिख देंगे, इट। हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज। तो इट इज, यह है, क्या है, गुड। इट इज गुड, यह अच्छा है। क्या अच्छा है, इट इज गुड टू गेट अप, उठना। इट इज गुड टू गेट अप, उठना। कैसे उठना, अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग, रोज सुबह जल्दी उठना अच्छा है। अब इसी में लिखा होता कहीं पर स्वास्थ्य के लिए, तो फॉर क्या लिख देते, हेल्थ। इट इज गुड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग फॉर हेल्थ। अब इतना ही है, तो इट इज गुड, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब। इट इज गुड, यह है, इट इज, यह है गुड अच्छा। टू गेट अप, उठना, अर्ली जल्दी, इन द मॉर्निंग सुबह। टू गिफ्ट ब्रदर सेंट माई ए मी बर्थडे माई ऑन। तो माई तो बहुत जगह दो बार है माई, तो एक तो ब्रदर के साथ लगेगा, ये कंफर्म हो गया, माई ब्रदर, ये सब्जेक्ट हो गया, माई ब्रदर, ये तो हो गया। अब इसमें कहीं पर भी हेल्पिंग वर्ब नहीं, तो सेकेंड फॉर्म ढूंढिए। ये देखिए लिखा सेंड। सेंड की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, सेंट। तो माई ब्रदर सेंट, मेरे भाई ने भेजा, क्या भेजा, अ गिफ्ट।
गिफ्ट है ए, ये लिखा है, तो माई ब्रदर सेंट अ गिफ्ट। अब दो ऑब्जेक्ट हैं मेरे लिए, मुझे, तो ये टू इसके साथ लगेगा। अब देखिए यहां पर एक और हो सके, ये आपने पैसिव वॉइस में जब डबल पैसिव वॉइस मैंने बताया तब बोला था। माई ब्रदर सेंट अ गिफ्ट टू मी, क्या ऐसे नहीं लिख सकते थे माई ब्रदर सेंट मी अ गिफ्ट? फिर इस टू का हम क्या करते, तो इस टू के लिए हमने मी को बाद में रखा, इसको पहले भी रख सकते थे। दो ऑब्जेक्ट हैं, एक डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट, तो अगर इसको हमें पहले लिखना होता तो लिखते माई ब्रदर सेंट मी अ गिफ्ट, फिर टू का यूज नहीं होता। टू इसमें दिया हुआ है तो मतलब टू मी को बाद में लिखेंगे, तो माई ब्रदर सेंट अ गिफ्ट टू मी। अब क्या बचा, ऑन माई बर्थडे, ऑन माई बर्थडे, तो माई ब्रदर सेंट अ गिफ्ट टू मी ऑन माई बर्थडे, मेरे भाई ने मेरे जन्मदिन पर एक गिफ्ट भेजा। द माउंटेन्स ऑफ द टॉप्स कवर्ड स्नो आर विद एयर द थ्रॉग आउट, तो द माउंटेन्स ऑफ द टॉप्स, इसका मतलब हो गया कि चोटियां पर, मतलब टॉप्स किसकी, माउंटेन्स की, तो ये तो उल्टा लिख गया, ऑफ किस में लगा, द टॉप्स में। तो सबसे पहले लिखेंगे द टॉप्स ऑफ द माउंटेन्स, द टॉप्स ऑफ द माउंटेन्स, पर्वतों की चोटियां, द टॉप्स ऑफ द माउंटेन्स। फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या लिखी है, आर, द टॉप्स ऑफ द माउंटेन्स आर, ये देखिए आर यहां पे लिखा हुआ है, तो द टॉप्स ऑफ द माउंटेन्स आर, पर्वतों की चोटियां आर हैं, कवर्ड ढकी हुई, कवर्ड विद स्नो बर्फ से, तो द टॉप्स ऑफ द माउंटेन्स आर कवर्ड विद स्नो। अब क्या बचा है यहां पर, थ्रॉग आउट, और क्या बचा है, एयर, तो लिखेंगे थ्रॉग आउट द ईयर, थ्रॉग आउट द ईयर। द टॉप्स ऑफ द माउंटेन्स आर कवर्ड विद स्नो, पर्वतों की चोटियां, थ्रॉग आउट द ईयर पूरे साल, तो पर्वतों की चोटियां पूरे साल बर्फ से ढकी रहती हैं। द टॉप्स ऑफ द माउंटेन्स आर कवर्ड विद स्नो थ्रॉग आउट द ईयर। तो ये हमको लगता है 15 हो गए हैं। अगर समझ में आए हों तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।